बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे को होस्ट शहजाद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? क्या हाल है खैरियत आपके? से? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इस बात से किसी को इनकार नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं उसमें अगर बेहतरी आती है तो न सिर्फ ये दोनों ममालिक के लिए बल्कि पूरे खत्ते के लिए जो है ये बहुत खुशाइन बात होगी। और जो मुआशरी इस्तेहकाम है, जो अमन है, सलामती है खत्ते की, उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमने हमेशा से देखा है कि पाकिस्तान की इस हवाले से हमेशा बड़ी मुस्बत और बड़ी पॉजिटिव कोशिश रहती है। लेकिन भारत का जो तर्ज अमल है वो बड़ा अफसोसनाक है। ख़ास तौर पे गुज़श्ता कुछ अरसे से जो हम देख रहे हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो भारत का किरदार है, और फिर अगस्त 2019 में जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत को तब्दील करना, जुल्म बर्बरियत का एक मुसलसल ना खत्म होने वाला सिलसिला जो वहाँ पर जारी है, उसके पेश नज़र दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो उनमें मजीद खराबी पैदा हुई। इससे पहले हमने देखा कि अमेरिका के जो साबिक सदर हैं उनकी तरफ से भी कुछ सालसी की बात की गई, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा संजीदगी नज़र नहीं आई। अब हम देख रहे हैं कि इसी किस्म की कुछ बात जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात जो है उसकी तरफ से भी सामने आ रही है। अब इस पर पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है और क्या वाकई इसमें कुछ संजीदगी दिखाई दे रही है, इसके ऊपर दफ्तर ख़ारजा की तरफ से बड़ा एक असूली और बड़ा मुस्बत मौक़िफ़ सामने आया है कि पाकिस्तान ने कभी भी मुज़ाकरात के हवाले से किसी किस्म की हिचकिचाहट का इजहार नहीं किया। हम अभी भी गुफ्तगू करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होगी इसमें वो कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर की होगी और एजेंडे के ऊपर वो सर फहरिस्त होगा। इसी हवाले से हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जाहिद हफीज़ चौधरी साहब ने, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। चौधरी साहब, एक तो ये कि पाकिस्तान का सालसी के हवाले से, किसी भी तीसरे फरीक की सालसी के हवाले से जो क्लियर मौक़िफ़ है, मैं चाहूँगी कि अगर आप वो हमें बता दें। और दूसरा ये कि कितने संजीदगी आपको नज़र आ रही है यूएई की तरफ से इस मरतबा जो किरदार दिखाई दे रहा है सालसी का उसमें। जी मिशेल, बहुत मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि बहुत सारी बातें हो रही हैं रवाबत के हवाले से कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त कोई कॉन्टैक्ट हैं या कोई रवाबत है। तो उसमें स्टेट्स के पास हमेशा वेज एंड मीन्स होते हैं टू कम्युनिकेट विद अदर स्टेट्स, एंड दीज वेज एंड मीन्स रिमेन अवेलेबल इवन ड्यूरिंग वॉर। लेकिन बात इस वक्त असल में जो है वो ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बात किस इशू पे होनी चाहिए, और दूसरा ये कि जो इस वक्त हालात हैं, आर दे कंड्यूसिव फॉर अ मीनिंगफुल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड एंगेजमेंट। तो उस सिलसिले में हम ये समझते हैं कि बात पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी होगी उसमें बुनियादी मसला कश्मीर का ही है। और उसके लिए हम ये भी समझते हैं कि भारत के जो इक़दाम थे 5 अगस्त 2019 के, उससे अनफॉर्चुनेटली एनवायरनमेंट विशिएट हुआ है, और इस वक्त कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जिम्मेदारी भारत पे है। अब बातचीत के हवाले से पाकिस्तान ने तो हमेशा बातचीत के लिए आमादगी का इजहार किया है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और सलामती के लिए बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह है विद ऑल इट्स नेबर्स इंक्लूडिंग इंडिया। उस सिलसिले में आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बयान सुना होगा, जब उन्होंने ये कहा कि अगर भारत अमन की तरफ एक कदम बढ़ाए तो पाकिस्तान 2 कदम बढ़ाएगा। लेकिन हमने ये देखा कि इस किस्म का कदम जो है वो अभी भारत की तरफ से नहीं बढ़ाया गया। तो हम ये समझते हैं कि खित्ते में अमन के लिए जरूरी है कि तमाम आउटस्टैंडिंग इश्यूज पे बात की जाए, और बात की जाए उन मसाइल का हल तलाश करने के नजरिए से। इस सिलसिले में जम्मू एंड कश्मीर का मसला हम पहले भी कहते हुए सेंट्रल है, आज भी हमारा मौक़िफ़ यही है कि दिस इज द की इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब आपने बात की किसी भी थर्ड पार्टी की तरफ से फैसिलिटेशन का रोल प्ले करने के लिए, तो पाकिस्तान ने हमेशा किसी भी थर्ड पार्टी के रोल को सराहा। हम ये समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की ये जिम्मेदारी है कि वो खित्ते में अमन और सलामती के लिए जो भी फैसिलिटेशन का रोल हो सके वो अदा करें, और मसला कश्मीर का हल जो हम ये समझते हैं कि खित्ते के अमन और सलामती के लिए की इशू है, उसके हल के लिए भी कोई रोल भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से प्ले किया जाए तो हम उसे वेलकम करते हैं। ठीक जाहिद साहब, पाकिस्तान का जो असूली मौक़िफ़ है कि भारत जो उसने कश्मीर में गैर कानूनी तौर पर एक इक़दाम उठाया
और उसको अपना हिस्सा करार देने की एक नाकाम और गैर आइनी, गैर अखलाकी और गैर कानूनी कोशिश की। जब तक वो उसको वापस नहीं लिया जाता, किसी किस्म के मुज़ाकरात किसी भी टॉपिक पे, किसी भी इशू पर मुमकिन नहीं है। तो आप कैसे मुमकिन होगा कि जब हम ये बात करें कि तमाम इशूज़ पर बात होनी चाहिए, कि जब भारत चाहता ही नहीं है कि वो उस पुरानी वाली पोजीशन पे चला जाए जहां पर हम 2019 में खड़े थे? ये पेशेगा देखिए, हम ये समझते हैं कि एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना मीनिंगफुल और रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग के लिए जरूरी है। अब जब हम कंड्यूसिव एनवायरनमेंट से बात करके बारे में बात करते हैं तो इट इज ऑब्वियस कि इस वक्त जो वहाँ पे मिलिट्री सीज है फॉर ओवर 600 डेज नाउ, वहाँ पे जो कश्मीरी लीडरशिप रिमेन्स इनकार्सरेटेड, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही हैं, जो फंडामेंटल राइट्स कश्मीरी के इस वक्त उन्हें मुहैया नहीं है, तो हम ये समझते हैं कि ये सारी चीजें जरूरी हैं कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। तो जब तक ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं होगा, हम ये समझते हैं कि उस वक्त तक बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात मुमकिन नहीं हो सकेंगे दोनों मुल्कों के दरमियान। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, ये बात बड़ी वाज़ेह है कि तमाम ममालिक के अपने अपने मुफादात होते हैं। यूएई का जो ये किरदार हम देख रहे हैं, आप समझते हैं कि ये यूएई ही है या फिर इसके पीछे क्या कोई और कुव्वतें भी हैं जो ये चाहती हैं, या इस वक्त कोई प्रेशर है ख़ासतौर पे भारत के ऊपर इन तमाम मामलात को लेकर, ख़ासतौर पे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से या मुज़ाकरात को शुरू करने के हवाले से? नहीं, तो देखिए मिशेल, जिस तरह मैंने ये कहा कि इसमें हम किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहे, हम तो ये समझते हैं कि कोई भी थर्ड पार्टी या यूनाइटेड नेशन, हमने यूएन सेक्रेटरी जनरल ने जब बात की, अपने गुड ऑफिस ऑफर किए, हमने उसे वेलकम किया। हम ये समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का एक बुनियादी किरदार है। उसके अलावा बाकी और कोई भी थर्ड पार्टी, एनी अदर कंट्री जो कि इसमें रोल प्ले करना चाहे खित्ते के अमन और सलामती के लिए और मसला कश्मीर के हल की जाने, हम हमेशा थर्ड पार्टी के रोल को इनकरेज करते हैं, वेलकम करते हैं, और हमारी अब भी यही पॉलिसी है कि इसमें पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना एक रोल प्ले करें। ठीक, तो हम क्या इस बात पर यकीन करें या उम्मीद रखें कि मुत्तहिदा अरब इमारात उस चीज़ पर कायम उससे मुराद ये है कि उनका भी यही मौक़िफ़ होगा कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही हल होना चाहिए? तो शहजाद, इसमें तो देखें कोई शक नहीं है कि मसला कश्मीर के हल के लिए जो बुनियादी उसका फ्रेमवर्क अवेलेबल है इंटरनेशनल लॉ में, वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है, और सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन क्लियरली ये कहती है कि मसला कश्मीर का हल होगा थ्रू अ प्लेबिसिट कंडक्टेड अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो उसका फ्रेमवर्क तो क्लियरली दिया गया है, और हम ये भी समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अक़वाम मुत्तहिदा के जितने भी मेंबर ममालिक हैं, उन सब के लिए ये ऑब्लिगेशन है उनका कि वो उन रेजोल्यूशन की कंप्लायंस करें भारत से। तो उस हिस्से में तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि मसला कश्मीर के हल के लिए क्लियर लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में दिया गया है। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, आप समझते हैं कि जिस तरह हम देख रहे हैं गुज़श्ता कुछ अरसे से भारत जो है वो पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहा है, चाहे भारत के अपने अंदर अक़लियतों के साथ जो रवैया है मोदी हुकूमत का, या फिर मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है। सो आप समझते हैं कि इसकी वजह से भारत के ऊपर जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो बढ़ा है, और पाकिस्तान इस वक्त जो है वो जरा निस्बतन बेहतर पोजीशन में है, सो चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के हक में जा सकती हैं, और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आपको लगता है कि मोदी गवर्नमेंट की तरफ से शो की जा सकती है? देखिए मिशेल, हम तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं, हम तो बात करते हैं असूलों के ऊपर मुबनी बात। तो ये है कि भारत की तरफ से IAO जो कि इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल है वो बहुत खराब है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि वहाँ पे डेली बेसिस पे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है फेक एनकाउंटर्स में। आज पूरी दुनिया ये देख रही है कि वहाँ पे कश्मीरी लीडरशिप किस तरह वो ट्रम्प अप चार्जेस के ऊपर उन्हें बंद किया गया, पाबंदी क्लासिक किया गया। आज दुनिया ये देख रही है कि किस तरह वहाँ पे कलेक्टिव पनिशमेंट के लिए कश्मीरियों को घरों को जलाया जा रहा है, किस तरह कश्मीरियों के तमाम बुनियादी हकूक जो है वो तलब कर चुकी हैं। ये सारी चीजें दुनिया के सामने हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स मशीनरी के अगर हम हवाले से बात करें, अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से 2 रिपोर्ट्स आई हैं 2018 में और 19 में।
जिसमें क्लियर एक्शन जो है वो भारत की तरफ से लेने के लिए उन्होंने उसके ऊपर जोर दिया है कि इक़दाम भारत को लेने पड़ेंगे ह्यूमन राइट्स सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए। फिर आपने इंटरनेशनल मीडिया को देखा, फिर आपने ग्लोबल पार्लियामेंट को देखा कि किस तरह दुनिया की इंक्लूडिंग द यूके ब्रिटिश पार्लियामेंट किस तरह उनके अंदर बात की जा रही है। तो आज पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से लेके ग्लोबल मीडिया तक हर कोई भारत के जो मकबूजा कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स सिचुएशन है उसके ऊपर बात कर रही है। पाकिस्तान ने तो हमेशा ये बात की। फिर आपने ये भी देखा कि भारत के जो इकदाम थे एकतरफा और गैर कानूनी 5 अगस्त 2019 के, उसके बाद से 3 मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई जिसमें भारत के ऊपर ये ह्यूमन राइट्स सिचुएशन के हवाले से और मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से बात की गई। तो ये प्रेशर तो पूरी दुनिया के सामने है। सही, राइट। चौधरी साहब, ये ज़रा फरमाइएगा कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बड़े उतार चढ़ाव आए हैं और मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अगर बैक चैनल ना चल रहा हो तो कम से कम ट्रैक 2 या ट्रैक 3 पर बातचीत किसी न किसी शक्ल में जारी रहती थी। माजी की बात मैं कर रहा हूँ। अब सूरत हाल ऐसी है कि बज़ाहिर हमें नहीं लगता कि किसी भी किस्म की कोई कम्युनिकेशन हो रही हो, शायद हो रही है तो वो वाया थर्ड पार्टी जैसे यूएई का आपने भी अभी तज़किरा किया उसके ज़रिए हो रही है। सो क्या ये बेहतर होता है, जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ, कि दोनों ममालिक जिनमें इतनी एनिमोसिटी हो उस दौरान भी किसी न किसी शक्ल में कोई ना कोई बातचीत जारी रहे? जी शहजाद, देखिए मैं आपसे ये कह दूँ कि मैंने किसी एक मुल्क के हवाले से बात नहीं की कि जी कोई रोल, हम तो ये समझते हैं कि कोई भी थर्ड पार्टी का रोल। और जहाँ तक आपने रवाबित की बात की उसमें मैंने क्लियरली आपको ये बताया कि रियासतों के दरमियान रवाबित होते हैं और ये रवाबित इवन वॉर्स के दरमियान भी अवेलेबल रहते हैं। लेकिन असल मकसद इस वक्त ये है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत होनी चाहिए और बातचीत किस इशू पे होनी चाहिए। पाकिस्तान हैज नेवर शाइड अवे फ्रॉम टॉक्स। हम तो ये हमेशा से हमारा ये मौक़िफ़ रहा है कि हर इशू के ऊपर बात होनी चाहिए और उसमें जो बुनियादी तनाज़ा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर का, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा उस वक्त तक खित्ते के अंदर देर पा अमन का क़याम मुमकिन नहीं हो सकेगा। तो हमारा अब भी यही पोजीशन है। हम ये समझते हैं कश्मीर के ऊपर हमारे बुनियादी मौक़िफ़ में, उसूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं है। हम पहले भी ये समझते थे कि बातचीत के जरिए मसला कश्मीर का हल तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। हम आज भी ये समझते हैं कि बातचीत के जरिए मसला कश्मीर का हल तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए और उसमें कोई भी थर्ड पार्टी उसके रोल को हम पहले भी वेलकम करते थे, अब भी वेलकम करते। एक आपकी इजाज़त से मिशेल एक सवाल अगर मैं करना चाहूँ, चौधरी साहब, ये जो भारत की तरफ से बेतहाशा खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं गुज़िश्ता माह में या गुज़िश्ता सालों में लाइन ऑफ कंट्रोल पे, लेकिन उसके बाद ये एक सीज़ फायर की खबर भी आई, तो ये क्यों कैसे मुमकिन हुआ और आप कितना ये सिग्निफिकेंट समझते हैं इस डेवलपमेंट को कि अगर कम से कम जो वायलेशंस हैं वो उसमें कमी आ गई, अगर पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई, ये कितना आपके ख्याल में इज़ इट अ गुड ऑमेन और नो? जी शहजाद, ये बहुत अहम है हमारे लिए क्योंकि ये कश्मीरियों के लिए बहुत अहम है। हमारे लिए ये अहम है कि ये कश्मीरियों की जिंदगियां जाने बचाने के लिए एक कदम उठाया गया। आपने ये देखा कि जो 2003 की फायर अंडरस्टैंडिंग थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसमें बेतहाशा भारत की तरफ से वायलेशन होती थी, उसमें कश्मीरी जानों का ब्याह होता है। जी बिल्कुल। आपने देखा 2018 में खासतौर पे इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो कश्मीरी शहीद हुए। और उसके अलावा हम ये समझते हैं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों साइड पे कश्मीरी रहते हैं उनकी जिंदगियों के अंदर जो है वो बेहतरी लाने में मदद मिलेगी ये सीज फायर से। और हमने इसमें शहजाद में आपको दोबारा ये बात कहूँ कि पाकिस्तान का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि 2003 की जो सीज फायर अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। जब भी भारत की तरफ से उसकी खिलाफ वर्जी की गई, हमने भारत से एहतजाज किया और एहतजाज में हमने उन्हें बावर करवाया ये उनकी जिम्मेदारी है कि 2003 की सीज फायर अंडरस्टैंडिंग पे अमल किया जाए। तो अब हम ये समझते हैं कि ये एक अच्छा इकदाम है, उससे कश्मीरी जाने बचाने में मदद मिलेगी और कश्मीरी जो दोनों साइड्स पे रहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के, उनके लिए भी इससे बेहतरी होगी। तो हम ये समझते हैं कि ये कदम कश्मीरियों के लिए बेहतर
कदम है। ठीक है चौधरी साहब, आखिरी सवाल अगर आप काइंडली वजाहत कर दें। आपने तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि किसी एक मुल्क का नाम आपने नहीं लिया और किसी भी थर्ड पार्टी की तरफ से, किसी भी मुल्क की तरफ से सालसी जो है उसको अप्रिशिएट किया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन यूएई से पहले जो है वो इस बात की तस्दीक एक तरह से कर चुका है कि वो कोशिश कर रहा है दोनों ममालिक में मुज़ाकरात हों, बातचीत हो या ताल्लुकात बहाल हों, बेहतर हों। अभी वज़ीर ख़ारजा जो दौरा कर रहे हैं यूएई का, उसमें क्या एजेंडे पे है, इस किस्म की कोई बात होगी वहाँ? देखिए मिशेल, उसमें हमने ये कहा कि ये एक बायलैटरल विजिट है। जी। इसमें पाकिस्तान और यूएई एक हमारा इंतहाई करीबी बरादराना मुल्क है और उसमें तमाम मसाइल के ऊपर बात होगी। तमाम इशूज, बुनियादी इशूज जो उसमें डिस्कस होंगे वो है बायलैटरल कोऑपरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड दी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसमें इकॉनमी है, हमारे ट्रेड रिलेशन के ऊपर बात होगी। पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो उनके ऊपर बात होगी, उनकी वेलफेयर पे बात होगी। उसके अलावा जो खित्ते की सूरत हाल है उसके ऊपर भी खास तौर पर बात होगी पाकिस्तान और यूएई के दरमियान। लेकिन आज हम कुछ मीडिया के अंदर जो है वो रिपोर्ट देख रहे थे, स्पेकुलेशन, मुझसे बहुत सारे दोस्तों ने सवाल भी किया कि भारत के वजीर खारजा भी 18 तारीख को वहाँ तशरीफ ला रहे हैं। क्या कोई मीटिंग होगी पाकिस्तानी वजीर खारजा और भारतीय वजीर खारजा के दरमियान? तो उसमें हमने क्लियरली ये बताया कि इस तरह की कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब, आपके वक्त के लिए। शहजाद, इसमें जो मैंने उनसे पूछा कि ज़ाहिर है हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं, इसमें एक ख्याल ये भी है कि सऊदी अरब वो ये नहीं चाहता कि भारत जो है वो चाबहार में या ईरान के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करे। दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन के जो देरीना ताल्लुकात हैं वो खटकते हैं, ज़ाहिर है ख़ास तौर पे अमेरिका की आंखों में। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये भी एक वजह है पाकिस्तान और भारत को करीब लाने के लिए, जिसमें सऊदी अरब और अमेरिका जो है वो ये चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो शायद वहाँ से चीन से और ईरान से जो है वो तजारती ताल्लुकात उस तरह से न बने, बल्कि ये आपस में ही, ज़ाहिर है इस खिते के दोनों ममालिक हैं और बड़े मुल्क हैं जी। तो एक ज़ाहिर है ये मुख्तलिफ बातें और तज्ज़िये हैं जो सामने आते हैं। एग्जैक्टली और एक बात बड़ी अहम है कि जो रियासतें होती हैं उनके कोई जज्बात नहीं होते, वो अपने पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट में फैसला करती हैं। आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि यूएई का क्या इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, वो चाहता है कि दोस्ती हो, खित्ते में अमन हो, लेकिन यकीनन यूएई के साथ भी यकीनन उनका भी इसमें बेनिफिट होगा। लेकिन एक बड़ी अहम बात जो चौधरी साहब भी बता रहे थे कि वो सीज फायर की जो वायलेशन थी और अब जो वो नहीं हो रही उस तरीके से जैसे पहले हो रही थी, कि हमारे कश्मीर में जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के पास हमारा कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर है, वहाँ पे बिल्कुल बॉर्डर के साथ लोगों के घर भी हैं, उनके खेती बाड़ी भी वहाँ पे करते हैं। तो भारतीय अफवाज के लिए बड़ा आसान है उनको निशाना बनाना, जबकि जो मकबूजा कश्मीर है भारत के ज़ेर तसल्लुत है गैर कानूनी गैर आइनी तौर पर, उसमें उन्होंने 10 से 20 किलोमीटर का जो इलाका है वो आबादी से खाली है। तो कभी भी आपको ये खबर नहीं मिलेगी कि पाकिस्तानी अफवाज की फायरिंग से कोई कश्मीरी सिविलियन जो है वो जाँ बहक हुआ है या हलाक हुआ है, जबकि हम सिर्फ रिटेलिएट करते हैं, सिर्फ उन जो जवाब दिया जाता है और जो अस्करी टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाते हैं जो पाकिस्तान की हदूद में जो है सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो ये बड़ी अहम बात है। और उसके साथ एक चीज़ और भी ये निकलती है कि बावजूद तमाम तरह इख्तलाफात के लोगों की खातिर, लोगों की जानों की खातिर कम से कम कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पर कोई बातचीत ज़रूर हुई, जिसके नतीजे में ये सीज़ फायर जो है ये वकू पजीर हुई। तो हम समझ सकते हैं कि हालात जितने भी ख़राब हो जाएं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी शक्ल में बातचीत जारी रहती है, गुंजाइश जो है वो हमेशा रहती है। और तमाम मसाइल का जो हल है वो बहरहाल मुज़ाकरात ही है, और मुज़ाकरात की टेबल पे आना होगा भारत को भी। और ये बार बार बावर कराया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि अब जिम्मेदारी जो है वो भारत पर है, और मुनासिब और साजगार माहौल पैदा करना मुज़ाकरात के लिए ये भी भारत की जिम्मेदारी है। और जहाँ तक हमने मुफादात की बात की थी नाज़िन, तो मुफादात ज़ाहिर तमाम ममालिक के होते हैं, चाहे वो अमरीका हो, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरब हो। जो भी कोशिश करेगा सालसी की, उसके अपने भी कुछ मुफादात होंगे, और पाकिस्तान को ज़ाहिर है अपने मुफादात देखने, और पाकिस्तान को ये देखना है कि वो किन कंडीशंस के ऊपर जो है इन मामलात की तरफ या मुज़ाकरात की तरफ जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो अपने अगले मौजू के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहेगा।
बीमारी की अलामात जाहिर होने में कितना वक्त लगता है? कोरोना की अलामात कम से कम 2 दिन और ज्यादा से ज्यादा 14 दिन में जाहिर होती हैं। ऐसे लोग जो वबाई इलाकों से वापस आ रहे हैं, उन्हें 14 दिन तक क्वारंटीना में रहना चाहिए। कोरोना वबा है, एहतियात जिसकी शिफा है। नाज़रीन, मुल्क भर में अमन अमान के हवाले से इस वक्त कौमी असम्बली में पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बातचीत हो रही है, बहस हो रही है। ख़ास तौर पे गुज़श्ता दिनों जो कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर हमने देखा, और उसमें जिस तरह से अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जिस तरह से पुलिस एहलकारों की जानें जो हैं वो ज़ाया हुई, और उन्होंने जिस बहादुरी के साथ जो है वो इस सारे मामले को देखा। 4 हमारे जवान जो हैं पुलिस के वो शहीद हुए, इसमें 600 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हुए। और इस हवाले से वज़ीर आज़म ने भी इस पर ट्वीट की, उन्होंने खिराज तहसीन पेश किया अपने पुलिस के जवानों को, और उन्होंने कहा कि उनकी जानें जो हैं वो रायगां नहीं जाएंगी, उनकी ये कुर्बानियाँ और पूरी कौम जो है उनकी मकरूज है। इस हवाले से ही हम आज गुफ्तगू करेंगे कि पार्लियामेंट ही बेहतरीन फोरम है जहाँ पर जाहिर है कि अवाम के नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं और बैठे हुए हैं। क्या फैसले लेने चाहिए? जो एक प्रेशर बिल्ड किया गया हुकूमत के ऊपर और ब्लैकमेल किया गया जिस तरीके से कि फ्रांसीसी सफीर को जो है मुल्क बदर किया जाए, इस फैसले के लिए पार्लियामेंट इकट्ठी बैठे, बातचीत करे, इस पर डिस्कशन हो और फिर कोई फैसला जो है वो किया जाए। और दूसरे ये है कि क्या इतने संजीदा और इतने सेंसिटिव मामले के ऊपर भी हमारी जो अपोजिशन की जमातें हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या वो संजीदा हैं या इस पर भी सियासत जो है वो हमें कहीं नजर आ रही है? इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और हमें ज्वाइन किया रियाज फतियाना साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हुकूमती रहनुमा। बहुत शुक्रिया रियाज फतियाना साहब आपके वक्त के लिए। रियाज साहब, ये जो अपोजिशन की तरफ से एक तासुर दिया जा रहा है कि कोई मुआहदा जो है वो किया गया था हुकूमत की तरफ से और शायद फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने के हवाले से कोई इस किस्म की बातचीत की गई थी, एक तो पहले इसकी वजाहत कर दीजिए कि क्या ऐसा कुछ तय पाया था या ये गलत बयानी की जा रही है या कौम को मिसलीड किया जा रहा है? मैं अर्ज करूं कि ऐसा कोई मुआहदा नहीं था सफीर को यहाँ से मुल्क बदर किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। वो मुआहदा एक तो इस किस्म का था कि आपका मामला हम पार्लियामेंट में पेश करेंगे कौमी असम्बली में और कौमी असम्बली उस पर कोई फैसला करेगी। इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं थी और हुकूमत उस पर तैयार थी, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी और हालात को खराब कर दिया। मेरा ख्याल है उसमें इससे अलावा इससे बढ़कर कोई ऐसा मुआहदा नहीं था। अच्छा, लेकिन रियाज फतियाना साहब, जो मुआहदा हुआ और जो बात शेयर भी किया गया उसमें यही था कि यकीनन पार्लियामान इस पर डिबेट करेगी, बात करेगी, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इतना कहना भी मुनासिब शायद उस वक्त नहीं था कि इससे उन लोगों को शेयर भी मिली और एटलीस्ट के उन्होंने ये बात जरूर सोची कि पार्लियामान में तो कम अज कम ये बात आएगी और उनके कहने पर आएगी? जी, सब तक आपकी बात दुरुस्त है कि उस मुआहदे की क्या जरूरत नहीं थी और बिला दुरुस्त किया गया, उसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है इन फ्यूचर तो हुकूमत ऐसे को कोई मुआहदा करने को तैयार नहीं होगी और क्योंकि वो किसने किया एक अलग डिबेट है। और बाकी काफी मुतनाज़े ये मुआहदा था जिसपे मेरा ख्याल है कि इसकी हक में और कम और मुखालफत में ज्यादा लोग हैं। अब हम अपनी पार्लियामेंट और पार्टी में भी नहीं समझते को दुरुस्त इकदाम था, लेकिन ये वो जाती फेल था मेरे ख्याल और उससे ज्यादा बढ़कर नहीं। लेकिन उसमें भी कोई ऐसा मुआहदा नहीं था कि हुकूमत तो निकाल बाहर करेगी। देखें सिर्फ फ्रांस का इशू, लेकिन देखें फतियाना साहब, एक बात यह है कि अगर फर्ज करें मैं कोई जुर्म करता हूं तो मुझे शायद अगले ही लम्हे पुलिस गिरफ्तार करके ले जाए, लेकिन उन लोगों ने जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के अवाम को एक अजियत में रखा, कई तरह के कवानीन तोड़े और उसके बाद उनके साथ एक मुआहदा हुआ। सो आप नहीं समझते कि आइंदा कभी भी कोई भी जमात हो, चाहे उसके पास फोर्स हो या ना हो, किसी भी किस्म की कानून शिकनी करे तो उनके साथ कोई लीनियंट व्यू नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि कभी भी नरम लहजों से मामला नहीं बढ़ते। लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए, मुल्क की सालमियत और यकजहती के लिए ठोस, मजबूत और सख्त फैसले करने पड़ते हैं और वो करने चाहिए, इस पे दो राय नहीं है। और ये मुतनाज़ फैसला था और मुतनाज़ मुआहदा था जिसको कोर्ट हासिल नहीं है विदन PTI भी और हुकूमत भी। और मेरा ख्याल है कि उस इस हद तक था कि कौमी असम्बली में मामला पेश किया जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर आई थिंक के कभी भी ऐसा मुआहदा नहीं होगा और जो लोगों की जान और माल को
थ्रेट देते हैं और मुल्क की हित को चैलेंज करते हैं इदारों की, मेरा ख्याल है कि इस तरह तो मामला आगे नहीं बढ़ता। अब इसलिए पाकिस्तान दुनिया में पहली बमुश्किल अपने आप से छाप उतार रहा है दहशतगर्दी की, और इन वाकयात से वो फिर छाप मुखालफों को, मुल्क दुश्मनों को और मुखालिफ ममालिक को फायदा और को मौका मिला है पाकिस्तान दुनिया का प्रोपेगेंडा करने का। इस पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज फिर मुतासर हुआ है, तो फिर बिल्कुल सख्ती के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। जो भी मुल्क का कानून हाथ में लेगा या इदारों पे हमला करेगा या तोड़ फोड़ करेगा या आग लगाएगा। ठीक, अच्छा ये भी बता दीजिए कि जाहिर है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्लियामेंट ही बेहतरीन फोरम है, वहाँ पे अवाम के नुमाइंदे मौजूद हैं और इतने बड़े फैसले चाहे वो मुल्की सतह के हों या बैनुल-अक़वामी सतह के हों वो वहीं पर होने चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो इतने संजीदा और इतने सेंसिटिव मामले के ऊपर वाकई संजीदगी से बातचीत करने के लिए तैयार हैं या कर रही हैं, या इस पर भी सियासत जो है वो आपको एक बार फिर नजर आ रही है? देखें, मुल्की सालमियत पर कतई सियासत नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले पाकिस्तान है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मौका पर अपोजिशन ने कितना ज्यादा मनफी रवैया अख्तियार नहीं किया कौमी असम्बली में, और हुकूमती बेंचों से भी ओवरऑल एक सॉफ्ट इमेज बेहतर हो रहा था। और मेरा ख्याल स्पीकर साहब ने हदायत भी की, मैं भी कौमी असम्बली के इजलास में था, जुमे के रोज इब्तदाई इजलास था हमारा कौमी असम्बली का, उसमें जनाब स्पीकर असद कैसर साहब ने हदायत फरमाई है अली मोहम्मद खान वज़ीर ममलिकत बराए पार्लिमानी अमूर के अपोजिशन हुकूमत मिलकर एक करारदाद तैयार करे जिसमें इस वाक़े की मजम्मत भी की जाए और मुस्तक़बिल की लाइन ऑफ एक्शन दिया जाए। तो मेरा ज़ाती अंदाजा है कि हुकूमत और अपोजिशन इस मामले में वो राय नहीं रखती, दोनों की एक ही राय है। ठीक, अच्छा फतियाना साहब, आप चीज़ों को बड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं, पुराने कोनामक सियासतदान हैं। ये इंतहा पसंदी की आपने बात की, लेकिन हमने देखा कि बदकिस्मती से कई सियासी जमातें और ख़ास तौर पे कई सियासी रहनुमा वो ऐसी तंजीमों को पेट्रोनाइज भी करते हैं उनका वोट बैंक हासिल करने के लिए, चाहे वो नून लीग हो या इवन के पीपल्स पार्टी भी टू सम एक्सटेंट अगर उनको ज़रूरत पड़ जाए। तो ये कितना आप समझते हैं कि ख़तरनाक बात है कि अगर आपने वोट लेना हो तो इन जमातों के साथ भी आप खड़े हो जाएंगे उनका वोट बैंक हासिल करने के लिए, उन पर उनको कंसेशंस भी देंगे, और फिर जब ये सामने इस तरीके से आपके आके खड़ी होंगी फिर आपको प्रॉब्लम होगी? देखिए, जो 2018 का इलेक्शन हुआ है 25 जुलाई को, इसमें इन तमाम मजहबी इंसाफ पसंद जमातों ने अपने अलग अलग उम्मीदवार खड़े किए हैं। वो कतई तौर पर मेरा ख्याल ना किसी अपोजिशन जमात के साथ ना हुकूमती PTI के साथ इत्तेहाद में थे, आपके सामने है। और इस नतीजे में इन जमातों ने वोट भी दिए, वोट ज़ाया भी जमातों के किए और इनको कामयाबी नहीं मिली। अवाम ने इनके जूसों में अवाम शरीक हो जाती है, वोट इनको देने से इज्तनाब करती है। ये आप देखा होगा कि सब जमातों के अपने उम्मीदवार थे, ये लब्बैक वाले हैं या लश्कर तैयबा थे या बाकी जमातें अपने उम्मीदवार थे। इस दफा तो जमातों ने या सियासी रहनुमाओं ने इनसे वोट नहीं मांगा। सही, अच्छा रियाज साहब, ये जो मुल्क भर में जिस तरह से हमने देखा कि अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस एहलकार इसमें शहीद हुए, 600 के करीब जख्मी हुए, ये बाद में तो पाबंदी लगे, गिरफ्तारियां हों, लेकिन जितना ये नुकसान हुआ है उसका इजाला जो है वो किस तरह से होगा और हुकूमत क्या इकदाम कर रही है उन लोगों के लिए या उनकी फैमिलीज के लिए? देखिए, इसमें मेरा ख्याल है कि हुकूमत की हिकमत अमली कामयाब रही है। और आपने देखा कि हुकूमत ने रेंजर्स को भी तलब कर लिया, पुलिस और हिफाजत ने मिलकर जो पहले रोज वाकयात हुए हैं अफसोसनाक, जिसमें 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए दौरान ड्यूटी, वो बेगुनाह थे और मासूम थे, उनका तो कोई कसूर नहीं था, बिला वजह उनको तशद्दुद करके गैर इंसानी तरीके से उनको हलाक किया गया, शहीद किया गया और 600 के करीब पुलिस एहलकार जख्मी हुए, अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। इससे पाकिस्तान की बहुत बदनामी दुनिया भर में हुई है। मीडिया ने इतना हाईलाइट किया है, हमारे पड़ोसी मुल्क ने इसको बहुत हाईलाइट किया है। तो मेरा ख्याल है कि अब उसके बाद आपने देखा होगा कि हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर ने और बाकी वज़ीर आला पंजाब ने खासतौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है। और फिर रेंजर और पुलिस ने तमाम ब्लॉक, शाहराइन में मोटरवेज, नेशनल हाईवेज उनको क्लियर कर दिया है। और सिर्फ लाहौर में मेरा ख्याल एक मखसूस एरिया में कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ है, लाहौर भी सारा क्लियर है, बाकी सारे पाकिस्तान में पूरे साल कंट्रोल में है और सब सड़कें ट्रैफिक चल रही है। ठीक, हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बर वक्त इसके इक़दाम किए। ठीक, आप ह्यूमन राइट्स पर भी बड़ी जो है वो गहरी नज़र रखते हैं और उसके पार्लियामान का जो कमीशन था उसको भी बहुत अरसे तक आप हेड करते रहे हैं। एक
राइट ऑफ असेंबली, राइट ऑफ एक्सप्रेशन या सियासी जमात बनाना पाकिस्तानी शहरियों की ये एक जो है वो आप समझते हैं कि प्रिविलेज है, आइन इसकी इजाज़त देता है, लेकिन इस किस्म की जमातों को जब आप रजिस्टर करते हैं उसके लिए आप क्या समझते हैं कि उनका बैकग्राउंड देखा जाना ज़रूरी है कि क्या उनमें इस किस्म के इंतहा पसंदी के अनासर तो नहीं पाए जाते? सो आप मैं मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ कि उसके लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें लेने चाहिए? देखिए, इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत और पॉलिटिकल पार्टी एक्ट जो है इनके मुताबिक पार्टी रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान करता है, उनको सिंबल भी अलाट करता है, उनके फंड का हिसाब किताब भी उससे लेता है हर साल, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिससे अमल किया जाता है। और दूसरा ये कि बिल्कुल माजी में कुछ मजहबी जमातें भी रजिस्टर्ड हुई हैं, उसका शायद मकसद ये भी था इनको कौमी दायरे में लाया जाए, ये इलेक्शन से बाहर रह के इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी करें, इन्हें मौका दिया जाए कि रजिस्टर करके ये इंतखाबात में आए। और आपने देखा कि इंतखाबात में आने के बावजूद इन्हें कोई खास पजीराई अवाम में वोटों की शक्ल में नहीं मिली, जिससे उनको अंदाजा हुआ कि इतने भी पॉपुलर नहीं है जितना वो मजहबी जमातें समझती हैं। इसका बुनियादी मकसद ये था कि उनको कौमी धारे में लाया जाए। और इसके साथ साथ ये है कि जैसे कि रजिस्टर्ड पार्टी से उसको कैबिनेट ने फैसला किया और कालदम करार देने के लिए रेफरेंस वो किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो इससे पहले भी कई सियासी जमातें कालदम हुई हैं और 60 से ज्यादा ग्रोह कालदम और उनको बैन किया गया है। मेरा फिर फ्यूचर भी ये प्रैक्टिस चलती रहेगी। और इसके साथ आप देखा होगा NGOs की रजिस्ट्रेशन का मराल भी मुश्किल कर दिए गए हैं और सियासी जमातों के भी। अब पहले जैसे ना बैंक अकाउंट आसानी से खुलते हैं, ना NGO आसानी से रजिस्टर होती हैं, और ना ही नई सियासी जमातों को फौरी रजिस्टर किया जाता है। और ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट है आपको अंजुमन साजी का और एक्सप्रेशन ऑफ और अपनी ख्यालात के अफकार फैलाने का, लेकिन मुल्की सालमियत पे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सही। अच्छा, रियासत वज़ीर आज़म ने बड़ा वाज़ेह तौर पर अपनी ट्वीट में ये कहा कि दाएं बाजू के जो इंतहा पसंद सियासतदान हैं उनके समेत अहले मगरिब के उस तबके का उन्होंने जिक्र किया जो आज़ादी इजहार की आड़ में जानबूझकर ये शरंगेजियाँ जो हैं वो उनको हवा देता है, और उन इंतहा पसंदों से 1.3 अरब मुसलमानों की दिल आज़ारी जो हुई है उस पर माफ़ी का पुरजोर मुतालबा उन्होंने किया अपनी ट्वीट में। ये तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हद तक हुआ, लेकिन इस ज़मीन में हुकूमती सतह पर या आलमी सतह पर पाकिस्तान की तरफ से क्या कोई हिकमत अमली पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से वो वज़ा की जा रही है, तरतीब दी जा रही है? जी, आप फराज की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल जी। जो कुछ होता है नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, आपको याद होगा जी, फ्रांस की तरफ से जनरल असम्बली के पिछले साल जनरल असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने जो 4 मेजर पॉइंट्स पर बात की थी, उसमें सबसे ऊपर की सतह पे नामूस रिसालत थी। तो उन्होंने कहा कि इससे अक़वाम मुत्तहिदा को नोटिस देना चाहिए और कोई इसके सिलसिले में कानून इंटरनेशनल लॉ में कोई अमेंडमेंट करनी चाहिए और किसी को इजाजत ना दी जाए कि नामूस रिसालत पे उसकी तस्दीक करे, जिसका रद्द अमल होता है मुसलमान मुल्कों में और फिर इंतहा पसंद लोगों को भी तरबियत मिलती है। उन्होंने इस बड़ी खुलकर बात की है और पाकिस्तान की हुकूमत इस पे मेरा ख्याल हमारे वज़ीर आज़म खुद बहुत बड़े अलमबरदार हैं और हम सब लोग हैं प्यारे नबी और नामूस रिसालत के लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। में कोई भी मुसलमान हो तो उसके जज्बात एक ही जैसे होंगे। एक बड़ा मुख्तसर सवाल रियाज साहब, वो ये कि ये जो सियासी जमातें हैं कौन बनाता है? ये पाकिस्तानी शहरी हैं जो बनाते हैं, तो क्या इसकी गारंटी है कि ये किसी और नाम से ना आ जाए? क्या ज़रूरी नहीं है कि ऐसे जो लोग हैं उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए कि आइंदा वो किसी भी तंजीम साजी का हिस्सा ही ना बन सकें? जी, इन सब के नाम 4th शेड्यूल में शामिल किए जा रहे हैं और इनके पासपोर्ट ब्लॉक किए जा रहे हैं, शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किए जा रहे हैं और इनकी लिस्टें ऑलरेडी एजेंसी के पास मौजूद हैं सारी। और देखा होगा कि लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, कुछ को डिटेन किया गया, कुछ भाग गए हैं पुलिस छापों के नतीजे में। तो बिल्कुल इनको गहरी नजर इन पर रखी जाएगी ताकि किसी और नाम से ये लोग अपनी पार्टी इस तरह ना करवा रही। इस तरह नहीं होगी, ज़ाहिर इनके नाम मौजूद है तो लेकिन ये अब बगैर रजिस्ट्रेशन भी काम न कर सकें। तो आपने देखा होगा माजी में कई मजहबी ग्रोहों को जब बैन किया गया या जमातों को तो उन लोगों ने दूसरे नामों से काम करने की, लेकिन उनके असासे और उनके बैंक अकाउंट्स भी सीज किए गए। सही, बहुत शुक्रिया रियाज फतियाना साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आप एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे कोविड-19 की सिचुएशन की। हमारे साथ रहिएगा।
बीमारी की अलामात जाहिर होने में कितना वक्त लगता है? कोरोना की अलामात कम से कम 2 दिन और ज्यादा से ज्यादा 14 दिन में जाहिर होती हैं। ऐसे लोग जो वबाई इलाकों से वापस आ रहे हैं, उन्हें 14 दिन तक क्वारंटीना में रहना चाहिए। कोरोना वबा है, एहतियात जिसकी शिफा है। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त मुल्क भर में जो कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस हैं और उसकी वजह से जो हमारे हेल्थ सिस्टम के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है और जितने बड़े बड़े अस्पताल हैं उनमें जो गुंजाइश और सलाहियत है, उसके हवाले से एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो इस वक्त उठ चुका है, जो कि बड़ी अलार्मिंग इस वक्त सिचुएशन है। और मुल्क के जो बड़े शहर हैं ख़ास तौर पर, वहाँ पर जो कोरोना का फैलाव है वो बहुत तेज़ी से हम देख रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद है, पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है, दारुल खिलाफा है, यहाँ पर भी सूरत हाल इस वक्त काफ़ी तशवीशनाक है। इसके अलावा मुल्क भर में जो हलाकतों की तादाद है वो इस वक्त 16,000 के करीब पहुँच चुकी है कोविड-19 से। और जो SOPs हैं वो किस हद तक फॉलो किए जा रहे हैं और हुकूमत के जो इकदाम हैं वो इस हवाले से कितने मौसर हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान नाज़रीन 4,976 तकरीबन 5,000 के करीब नए केसेस सामने आ चुके हैं और 112 लोग कोविड-19 की वजह से अपने खालिक हकीकी से जा मिले, यानी अमवात 112 जो हैं वो हो चुकी हैं। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। शहजाद, जो सूरत हाल है वो कम होती हुई तो किसी तरह नज़र नहीं आ रही है और ये इस वक्त 5,000 से कम केसेस तो हम नहीं देख रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। मेरे ख्याल में DG हेल्थ इस्लामाबाद डॉक्टर हसन अरूज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ये सवाल कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। एक सवाल मैं सबसे पहले आप सिचुएशन बताएं वो ज़रूर करना चाहूँगा कि हम ये अब क्योंकि बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ जो मुअत्तल हैं और उसका यकीनन पढ़ाई का हर्ज भी हो रहा है, इस सिलसिले में आपकी प्रोफेशनल ओपिनियन क्या है कि क्या हमें स्कूल खोल देने चाहिए, तालीम का हर्ज है या अभी भी हमें एहतियात बरतनी है? जी अस्सलाम वालेकुम शहजाद और थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक तालीमी सरगर्मियों का ताल्लुक है, जरा थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स पे हमें जाना पड़ेगा क्योंकि एविडेंस के तहत हमें फैसले करने होते हैं ना। जो भी स्टेटस है या सिचुएशन है, अगर स्टैटिस्टिक्स हम देखें तो हमारी तादाद बढ़ी ही है पिछले कई दिनों से। ऑल्दो के ये चंद दिनों में इसको डिप भी आती है, लेकिन फिर 9.3-10% से कम नहीं आ रही है पॉजिटिविटी रेट इस्लामाबाद का, अगर आप बात कर रहे हो जनरल पूरे पाकिस्तान का भी। तो आप ये देखिए कि अगर इतना हाई पॉजिटिविटी रेट है, और एक और चीज पे आपको गौर ये करना होगा कि जब से बच्चों के स्कूल खुले थे, इफ यू रिमेंबर, उसके बाद से अचानक इन्फेक्शन रेट हाई हो गया था और पिछले अब तक जितने बच्चे इन्फेक्ट हो चुके हैं वो तकरीबन उनकी तादाद 12,000 बनती है, जिनमें से 70-80% जो हैं पिछले 1-2 महीने में ऐड हुए हैं। ऑल्दो के अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों पे उतना ज्यादा सीरियस इफेक्ट नहीं हुआ और शायद हार्डली 1 या 2 बच्चे किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिटेड हों। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के जो स्कूल हैं उसको मद्देनजर रखा जाए और हमें सिर्फ प्राइवेट या ऐसे स्कूल जो ऑनलाइन बच्चों को तालीम दे सकते हैं, उसके अलावा उन तमाम बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा कि उनकी तालीम का भी ना हर्ज हो। क्योंकि अगर देखें ना, एक किस्म के स्कूल किसी तरह ऑनलाइन तालीम का इंतजाम कर सकते हैं तो दूसरे किस्म के स्कूल को भी करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये जो 2 दिन की तजवीज़ दी जा रही है कि 2 दिन के लिए स्कूल्स खोल दिए जाएं, आप समझते हैं, आप इस बारे में आप एंडोर्स करेंगे कि SOPs को फॉलो करते हुए अगर ऐसा हो तो, क्योंकि ज़ाहिर तालीम का हर्ज जो है वो भी कितने अरसे तक बर्दाश्त किया जाएगा? आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, लेकिन मैं जाती तौर पे अगर आप मेरी प्रोफेशनल राय लेते हैं तो मैं इसको इस लेवल पे आज के दिन तक इसको एंडोर्स नहीं करूंगा। लेकिन अगर हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी SOPs को बहुत सख्ती से अमल कराए तमाम स्कूल्स में,
वो भी बता लेवल दें पे डॉक्टर साहब कि वो सख्ती क्या हो, क्योंकि हम तो बार बार ये कह कह के मुझे लगता है कि अब थक गए हैं मीडिया के जरिए कि हुकूमत को शायद मजीद सख्त इकदाम जो है वो करने होंगे। क्या हुकूमत हिचकिचा रही है मजीद सख्ती से? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लॉकडाउन कर दें, लेकिन सजाएं, जुर्माने, क्या ये मुमकिन नहीं है? पूरी दुनिया में ये हो रहा है मेरे ख्याल में। एक डर और खौफ जब होता है लोगों के जहनों के ऊपर, तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में एहतियात ज्यादा करते हैं। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। यानी हमें कानून पे अमल दरामद करने के लिए सजा और जजा का जो निजाम बना हुआ है, बिल्कुल आपको फाइन्स करने पड़ेंगे, आपको फाइन से आगे भी बढ़ना पड़ेगा, आपको शायद तशहीर भी करनी पड़े ऐसे पेरेंट्स की, ऐसे स्कूल की जो अमल नहीं कर रहे हैं, ताकि वो उनकी इज्जत का मामला भी बने। जिन्हें ये तमाम अवामिल हमें करने पड़ेंगे जो पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किए हुए हैं। और मैं अक्सर मिसाल ये देता हूं कि चीन में इतनी सख्त कानूनी कार्रवाई करके उसको अमल किया गया। और देखें आप जरा, वुहान में जहां इसकी बुनियादी वायरस की बेस बनी थी, वो वायरस कहां से 0% पे आ गया था एक वक्त में। ठीक और ठीक। आप दुनिया में कहीं भी देख लीजिए कि जहां रिलैक्स हुआ है माहौल, जहां ये कानून अपनी हरकत में नहीं आया है, वहां कोरोना फैला है। बिल्कुल सही। एक वीडियो बड़ी वायरल है ना शहजाद और डॉक्टर साहब, आपने भी शायद देखी होगी कि किसी बाहर के मुल्क में एक मॉल के अंदर पुलिस एहलकार जो फेंटी चढ़ा रहा है लोगों को जिसने मास्क नहीं पहना हुआ। तो मेरे ख्याल में इस किस्म के कोई इकदाम हमें भी करने पड़ेंगे, तभी शायद लोग बाज आए। मेरा ख्याल है हमारी कौम जो है ना, उसमें थोड़ा सा ये शऊर मौजूद है कि अगर आप जो अपने जो नॉर्मल जो कानून की, आप एक सीट बेल्ट की मिसाल ले लीजिए। जब तक इस्लामाबाद में कोई जुर्माना नहीं था, कोई इंसान परवाह नहीं करता था। जहां 500 रुपए जुर्माना लगना शुरू हुआ, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले लोग सीट बेल्ट लगाते हैं। इसी तरह मास्क में भी हमें बेतहाशा चालान की फॉर्म में हमें पावर देनी पड़ेगी, डेलीगेट करनी। लेकिन आप डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू, अब एक स्टेप आगे हम चले गए। जैसे ये बिल्कुल सही एक बात की मिशेल ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कल एक रिपोर्ट पब्लिश की और पाकिस्तान वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसमें बहुत से बैकवर्ड अफ्रीकन कंट्री से भी पीछे है। कल डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा से हमारी बात हो रही थी और यही सवाल हमने किया। उन्होंने कहा जी कि हमारे पास वैक्सीन भी है और फ्री है, लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कराई है, लेकिन वो आते नहीं है वैक्सीन लगवाने। अब आप क्या जबरदस्ती पकड़ के टीका तो नहीं किसी को लगा सकते? जी, असल में इसमें तरह आपको जरा थोड़ा सा बारीकी में जाना पड़ेगा। पाकिस्तान की अगर टोटल पॉपुलेशन को आप देखते हैं तो वो रूरल भी है, सेमी अर्बन भी है और अर्बन भी है। अर्बन इलाकों में फिर भी इसकी जो वैक्सीन की डिमांड है और लोग आ रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। सेमी अर्बन और रूरल इलाकों में अभी तक इदराक नहीं हुआ है कि कोरोना कितना सीरियस मर्ज है और कोरोना की वैक्सीन का कितना। तो जब ओवरऑल एवरेज आप लेते हैं ना, तो वो लो हो जाता है पाकिस्तान का। अल्हम्दुलिल्लाह अब वैक्सीन भी पहुंच गई है हमारे पास। और शहरों में तो मैंने ट्रेंड बहुत देखा है। हमारे जो मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद में 14 मेडिकल सेंटर्स हैं जो वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए हैं। उसमें WHO भी मदद कर रहा है, इंटरनेशनल एजेंसीज भी हैं और खुद हुकूमत पाकिस्तान ने उसमें एस्टैब्लिश किए। तो वहां तो मैं समझता हूँ 22 करोड़ से ज्यादा का मुल्क है और 12-14 लाख को अभी तक वैक्सीनेशन, और यही स्पीड रही तो कई साल लग जाएंगे। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, कई साल लग सकते हैं। तो ये वैक्सीन का ट्रेंड देखे ना, रूरल इलाकों में नहीं है। जिस तरह यहाँ सर्दियों में एक एंटी फ्लू वैक्सीन लोग लगवाते हैं, वहां कहाँ इसका इदराक है या लोगों को समझ है। ये हमें बड़े ही रोबस्ट तरीके से वहां के जो यूनियन काउंसिल्स है उनको शामिल करके, देखें हर चीज की एक कीमत अदा करनी पड़ती है। और पाकिस्तान को अगर सेहतमंद रखना है तो पाकिस्तान के तमाम इदारों को सख्त मेहनत की कीमत अदा करनी पड़ेगी, चाहे वो यूनियन काउंसिल्स हों, असिस्टेंट कमिश्नर्स हों, डॉक्टर्स हों, लोकल मजिस्ट्रेट्स हों, और इसमें कानून और आगाही दोनों को मिला के चलना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो वैक्सीनेशन की हम बात करें, अब जाहिर है प्राइवेट सेक्टर में भी वैक्सीन जो है वो अब उनके जरिए भी लगाई जा रही है और कीमतें जो हैं वो अभी बहुत ज़्यादा हैं, जबकि जो फ्री वैक्सीनेशन है वो अभी जाहिर है उस तरह से नहीं लगाई जा सकती। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आने वाले दिनों में कीमतें कम होंगी, इसमें कितना मजीद वक्त लग सकता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन जो है वो मिले ताकि कीमतें कम आए हो जाए? देखें, ये डिमांड एंड सप्लाई का मसला है। 7 अरब की दुनिया की पॉपुलेशन है, अगर 3.5 अरब लोग भी एलिजिबल हैं, यानी एडल्ट, बूढ़े या हाई रिस्क इंडिविजुअल जिनको वैक्सीन की जरूरत है,
आपका क्या ख्याल है, दुनिया की सारी वैक्सीनेशन इंडस्ट्री मिल के भी 3 अरब वैक्सीनेशन इजीली नहीं बना सकती। फिर अमीर और गरीब मुल्कों का मसला है, तो जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, तभी तो प्राइवेट सेक्टर वालों को दुनिया से वैक्सीन इतनी नहीं मिल सकी इनिशियली। मतलब किसी को 5000 डोजेज मिली, किसी को 3, ये कुछ भी नहीं है, ये तो मतलब बिल्कुल नमक के बराबर भी नहीं है, आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। चुनांचे ये असल में जब अगर वैक्सीन आपको ज्यादा मिलनी शुरू हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइसेस कंट्रोल हो जाएंगी। सही। अच्छा, इस्लामाबाद की काइंडली अगर आप सूरत हाल बता दें कि इस वक्त यहाँ पे कोविड-19 को लेके क्या हालात हैं, कितनी तादाद में केसेस बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है और इकदाम क्या किए जा रहे हैं? देखिए, इस्लामाबाद के जो केसेस हैं वो तकरीबन 11-12% तक भी चले गए थे, विच इज ए वेरी हाई परसेंटेज। अभी कल का जो है वो 9.3% है, यानी 100 लोगों को अगर करें तो 9% लोगों को पॉजिटिव निकला है। अच्छा। 24 घंटे में तकरीबन जो पॉजिटिव टेस्ट थे वो 550 के करीब थे। इसी तरह बेड्स की सूरत हाल जो है वो 850 में से तकरीबन 550 बेड्स ऑक्यूपाई हो चुके थे। वेंटिलेटर तकरीबन 50% जो है वो अवेलेबल हैं, 50% ऑक्यूपाइड है। इसी तरह ऑक्सीजन, आपको पता है इसमें बहुत जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की भी यानी एक सप्लाई और डिमांड का मसला भी हो सकता है। तो इस्लामाबाद में अभी सूरत हाल मैं तो समझता हूँ पूरे पाकिस्तान की तरह ही है, लेकिन इस्लामाबाद भी उन शहरों की तरह है जैसे फैसलाबाद, गुजरांवाला, कराची, सिंध में हालांकि कम हुआ है इन्फेक्शन रेट, KPK के पास शहरों में, पंजाब में खास तौर पे जो पड़ा है, तो इस्लामाबाद भी उन्हीं को ही टच कर रहा है। लेकिन पंजाब में 5 शहरों में तकरीबन 16%, 17% तक भी चला गया, बल्कि 22% तक भी रिपोर्ट हुआ है। सही। और कुछ सेंसिटिव एरियाज बता सकते हैं आप, कुछ आइडेंटिफाई अगर आप कर दें इस्लामाबाद के अंदर? जी, इस्लामाबाद की हम डेली एनालिसिस करते हैं पेशेंट्स की कि कहाँ से टेस्ट हुए हैं और कहाँ पेशेंट ज्यादा तादाद में आए हैं। सेंसिटिव एरियाज में इसमें G7 के इलाके, G62 पहले भी लॉकडाउन हुआ है, G8, G9, G10, G11, I8 के सेक्टर्स हैं। देखें, वो जो जहां कच्ची आबादियां हैं और गुंजान आबादी हैं, जहां पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वो इलाके जो हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। और ये मैंने चंद जगहों के जिनके नाम लिए हैं, उसमें G सीरीज ज्यादा आती है, I सीरीज भी है, और खास तौर पे जहां स्लम एरियाज हैं। ठीक। अच्छा, अगर आप बड़ा मुख्तसर अंदाज में, क्योंकि क्लोजिंग का वक्त हो रहा है, हमारी खवातीन के लिए एक मैसेज दे दें, क्योंकि ईद आ रही है और शॉपिंग उन्होंने करनी होती है। क्या ये सेफ है 6 फुट के फासले से अगर आप जाके किसी शॉप में जो है वो खरीदारी कर रहे हों, या फिर जहाँ रश होता है वहाँ पे भी खवातीन जो है वो ज़्यादा ख्याल नहीं करती, तो आप समझते हैं कि इज़्ज़त सेफ या इसके बरक्स उनको एहतियात करनी चाहिए? नॉट एट ऑल सेफ। मैं तो रमजान के पहले दिन देख के हैरान रह गया, जो टेलीविजन पे मीडिया पे दिखा रहे थे कि इतना रश पड़ गया है जैसे ईद का रश हो। अभी ईद में 30 दिन हैं और अल्लाह का जब हुक्म है, हमारे जब देखें मुफ्ती हजरात ये कह सकते हैं कि आप मस्जिदों में जाने से इज्तनाब कीजिए, तो ईद की शॉपिंग तो किसी यानी वो एक रवाज है ना, और अल्लाह ताला सेहत रखे तो ईद भी आप खुशियों के साथ मनाएंगे। और प्लीज इस चीज को बहुत सोच लीजिए कि अगर जो आदमी कोरोना में मुब्तला हो जाता है वो बहुत तकलीफ से गुजरता है, तो अपने आप को बचाइए, अपने खानदान को बचाइए और कोई खराब वाकया होने से बचिए। सिर्फ मास्क और मार्केटों में बहुत कम चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन अरूज साहब आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, इस वक्त ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर ज़िंदगी है, वो कहते हैं हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं किताबों में कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, जान है तो जहान है, और मेरे ख्याल में अब जाके इस बात का एहसास होता है कि वाकई ये बात बिल्कुल ठीक है। कई ईदें हैं ज़िंदगी में जो मनाई जा सकती हैं, अगर ज़िंदगी होगी, सेहत होगी, और खुदा न खास्ता अगर आप बीमार हो गए और आप बिस्तर से लग गए, अल्लाह ना करे, तो फिर क्या ईद और क्या खुशियाँ और क्या शॉपिंग। सो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिए और एहतियात कीजिए, अपने आप को भी बचाइए, दूसरों को भी बचाइए। मिशेल बुखारी और शहजाद रज़ा को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।